अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। व्हाट बिजी पास्ट फ्यू डेज, और आज उसका जिसको कहते हैं ना कि कंक्लूजन आ भी गया और उसको मुस्तरद भी कर दिया गया, तो लिहाजा अभी कंक्लूजन दर कंक्लूजन इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें क्लियर कट ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया जाता है और पंजाब में इंतखाबात की तारीख भी दी गई और केपी में वैसे आज सच कोई डेट नहीं दी गई, लेकिन पंजाब के बारे में चूंकि चीफ जस्टिस साहब खासे कंसर्न्ड हैं इसलिए उन्होंने बाज़ाब्ता डेट का ऐलान कर दिया 14 मई। उसके बाद अब ताज़ा तरीन ये है कि वफाकी काबीना के इजलास ने ये मुस्तरद कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी किस्म की मुदाखलत करे इंतखाबात की तारीख में। अब क्लियर कट फैसले को मुस्तरद किया जा चुका है वफाकी काबीना की तरफ से। इजलास हो रहा है जिसकी सदारत कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ। इससे कबल ये इत्तलात थी कि इवन जो सरकारी अफसरान वहां हॉल में मौजूद होते हैं, जो मीटिंग रूम होता है, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था और फिर मुशावरत का आगाज किया गया था। और ताज़ा तरीन ये है कि वफाकी काबीना के इजलास में तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अक़लियती है, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिले अमल भी नहीं है, यानी अब यह भी वाज़ेह हो गया है कि इस पर अमल भी नहीं किया जा सकता, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी मुमकिन नहीं है। जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़राए की तरफ से खबर आ रही है कि वफाकी काबीना ने तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक काबिले अमल नहीं है, यानी इसे ना सिर्फ मुस्तरद किया गया है बल्कि ये भी क्लियर कर लिया गया है कि इस पे अमल नहीं होगा। अब क्या होगा ये भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्या ऑप्शंस बची हैं हमारे पास। साथ ही आपको एक और अपडेट दे दें कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला। ये आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में कल रिट दायर की जाएगी, ये वकील PTI गौहर अली का कहना है। साथ ही आपको बताएं कि अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिदायत जारी कर दी है। जिस तरह पंजाब के लिए इलेक्शन की तारीख दी, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख दी जाए। गौहर अली PTI के लॉयर हैं, उनका ये कहना है। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला। एक और मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्टनली बड़ा रिलीफ मिला है, उनकी बड़ी कामयाबी है जिसको बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तवक्को भी यही जाहिर की जा रही थी, ऑल्दो कल के चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फैसला हम आज सुना देंगे, बहुत बात की गई उनकी तरफ से कि सियासी जमातों को मिल बैठकर मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने चाहिए, लेकिन यहाँ तो आज जो फैसला आया उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही इस बात का कोई तस्करा है। क्लियर कट उन्होंने डेट दी है और जो आईनी माहिरीन हैं वो कह भी यही रहे हैं कि वैसे तो आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, लेकिन सिर्फ मामला ये था कि चूंकि ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा था, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजेस के कहने पे सुमोटो लेकर शुरू किया गया, वहाँ से चपकलिश या फिर डिफरेंसेस, अब तो वो फॉल्ट लाइंस बन गई हैं, वो आया होना शुरू हो गई और क्लियर कट एक डिवीजन, तो मेरा ख्याल है छोटा लफ्ज़ होगा, क्या इससे बड़ा डिवीजन मतलब ये तो पूरी एक वो सेपरेशन और स्लैश डिवोर्स भी कहा जा सकता है, वो नजर आ रही है। अच्छा, आज़म तारिर वज़ीर कानून का क्या कहना था इस डिसीजन पे, पहले वो सुन। तो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, जिस तरह से अहम आइनी और कानूनी मुकदमात के फैसला जारी किया गया है, बेंचेस की तश्कील जिस तरह से हो रही है, सीनियर प्यूनी जज को जिस तरह से तमाम मामलात से दूर रखा जा रहा है, सीनियरिटी में उनसे अगले नंबर पे आने वाले जज साहब को भी इस तरह के तमाम बेंचेस से दूर रखा जाता है, कुछ और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इस तरह के बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और ये बार बार हो रहा है। आज भी जो 6 रुकनी बेंच बना है उस पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं।
वफाकी काबीना का इजलास आपको पता ही है, उसमें तय कर लिया गया है कि इस फैसले को नहीं माना जाएगा, ये काबिल अमल नहीं है, इसको मुस्तरद किया जाएगा। अपील में भी नहीं जा रहे तो फिर क्या किया जाएगा? फिर तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो ऐसे मामलात से खासे वाकिफ भी हैं। तलाल साहब, अब ये बताइए, सलीम साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, आप बता दीजिए, एक फैसला आया जिस पे अब ये कहा गया है कि वफाकी काबीना इसे मुस्तरद करती है और काबिल अमल नहीं है। क्या ऑप्शंस हैं, किन बेसिस की बुनियाद पर मुस्तरद किया जा रहा है? ये तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और कि वो इसको मुस्तरद ना करते या इस पे वो अमल कर नहीं सकते। अगर इस तरह अमल दरामद शुरू हो गया तो फिर तो अक़लियती जो फैसले होंगे फिर उस पर हुकूमतें अमल कर लिया करेंगी और अक्सरियती फैसले जो हैं वो रह जाया करेंगे। और उसके बाद इसके जो अबहाम हैं, मसलन एक अबहाम फ़ाइज़ ईसा साहब का हुक्म था। अगर फ़ाइज़ ईसा साहब का हुक्म जो था वो काबिल अमल नहीं था तो फिर आज 6 रुकनी बेंच बनाकर 5 मिनट की समाअत करके उस हुक्म को या उस केस को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों थी? और उसी तरह अगर 4 और 3 का कोई मामला नहीं था तो फिर इसी तरह पनामा केस में वहां भी 5 और 3 का बेंच, और पहले 3 का था, बाद में 5 ने फैसला सुनाया। तो ये सारे मामलात अंदरूनी हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ नहीं कर सकती या तराजू बराबर नहीं कर सकती अपने कोर्ट के मामलात में, तो वो दूसरों के या पाकिस्तान के फैसले कैसे करेंगे? तलाल साहब, आप यहाँ आके बात करेंगे, यहाँ पे आपका मौक़िफ़ आ जाएगा, लीडरान दीगर जो हैं वो मीडिया टॉक कर लेंगे, ये बात तो सामने आ जाएगी कि आप लोगों की क्या राय है इन फैसलों पर। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसको या तो मानने या फिर अपील में जाने के अलावा चारा क्या बचता है? देखिए, अपील में तो फिर जाते हैं ना जी जिनको इतराज है। अगर 4 और 3 का फैसला है तो हम तो समझते हैं कि 4 का फैसला ठीक था, तो हम अपील में क्यों जाएं? लेकिन चीफ जस्टिस तो ये ठीक नहीं समझते ना। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम है, लेकिन सिर्फ एक चीफ जस्टिस का नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये असूल वाजे किए हैं कि जब बेंच हो तो उसमें अक्सरियती फैसला ही फैसला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बनाए हुए ही सारे लॉ रूल्स हैं। सो उसके बाद मेरी गुजारिश ये है, एक ऐसा आप फैसला दे रहे हैं इलेक्शंस का, आप मुतनाज़े फैसले से इलेक्शन क्या मुतनाज़े नहीं होगा। और इस तरह के फैसलों से मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इलेक्शन आज नहीं तो कल हो जाएगा, मगर इस तरह तो लोगों का सुप्रीम कोर्ट से, मगर मसला ये भी है ना कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था, ये भी आइन में ही लिखा था ना। डेट भी आ गई, 14 मई की डेट आ गई है, तो सलीम साफ़ी साहब को भी शामिल कर लें। बिल्कुल, ऑप्शंस की बात हो रही है। सलीम साफ़ी साहब, आप भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं, बताइएगा। अब अपील में भी नहीं जाना, फैसला मुताबिक भी नहीं आया, मुतनाज़े है, मानना भी नहीं है, ऑप्शंस रह क्या जाते हैं? फिर तो ऑब्वियसली इलेक्शंस 14 में उन्होंने कहा है करवा दें पंजाब में। देखिए, हम अभी तक जो कुछ हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस और चीफ जस्टिस साहब जो कुछ कर रहे थे, उससे मेरे ख्याल में नुकसान सुप्रीम कोर्ट को पहुंच रहा था, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही थी। और आज के फ़ैसले से भी ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तलाफ को मज़ीद वाज़े कर दिया है। मसलन जो चीफ जस्टिस साहब ये हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अपोजिशन इमरान ख़ान के साथ बैठ के मसले का हल निकाल लें, तो लोग वजह तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अपने 15-16 जजेस जो आपके हम मनसब भी हैं और एक जैसे हैं, आप पूरे साल में उनके साथ नहीं बैठ सकते, फुल कोर्ट नहीं बना सकते, इस तरह की क़ज़िये उधर नहीं हल कर सकते। और दूसरी तरफ हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि वो इमरान ख़ान जैसे बंदे के पास जाके मसला हल कर ले। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया है और फ़ैसले को मुस्तरद करने का और उसको ना मानने का, ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है और ओवर रिएक्ट किया है शायद हुकूमत ने उनके रवैये से तंग आके। क्योंकि जो अब मुझे तो समझ नहीं आती कि पीटीआई वाले जश्न किस बात का मना रहे हैं
क्योंकि कल इसी तरह मातम करेंगे जिस तरह असम्बलियों से इस्तीफ़ों देने पे जश्न मनाया, फिर मातम किया। पहले अदालतों में गए कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो, फिर अदालतों में गए कि हमारे इस्तीफ़े ना मंजूर करो। तो मुझे ये भी कुछ ऐसी सी सूरत हाल नज़र आ रही थी। अब हुकूमत ये कर सकती थी कि अपने मौक़िफ़ पे कायम रहती कि जी फुल कोर्ट इस क़ज़िये को निपटा दे, लेकिन ज़ाहिरी बात है अभी वो चीफ़ जस्टिस के मनसब पे बैठे हुए हैं, बाकी भी जजेज़ हैं, उनका फ़ैसला है। तो उसके बारे में हुकूमत वक्त का ये कहना कि हम मुस्तरद करते हैं, हम नहीं मानते, तो उससे कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। और अभी तक मेरे ख़्याल में ये मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर की मुसीबत थी, हुकूमत के लिए इतनी मुसीबत नहीं थी। दूसरा, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कराना या ना कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और तो उसमें बराह रास्त फ़रीक जो है वो हुकूमत नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन है। और इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में फ़ैसले को मुस्तरद करके ये सब कुछ करके हुकूमत खामखा अपने आप को फ़रीक बना रही है। और फिर ज़ाहिरी बात है कि ऐसे ताल्लुकात हो तो कल फिर उसकी बुनियाद बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी इनिशिएट हो सकती है। इसलिए बेहतर ये होता कि हुकूमत अपने साबका उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहती कि ये मुतनाज़ा मामला है और इसका फ़ैसला फुल कोर्ट को करना चाहिए। वो मानी नहीं ना हुकूमत की दरख्वास्त, PDM की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस साहब ने इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, मुनीफ फारूक भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ताज़ा तरीन बयानात हैं कुछ सामने आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि अदालत उज़्मा ने इंतखाबात की तारीख दी जिस पर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी थी, और बाकी कुछ दीगर मामलात के हवाले से वो बात कर रहे थे। साथ ही हम आपको बता दें कि मरीम नवाज़ क्या कह रही हैं, मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर। उन्होंने कहा है वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है, आईन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में ला खड़ा करना चाहिए। तो उनका एक तुंदो तेज बयान आया है। वो कहती हैं कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है, आईन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब क्या इसकी गुंजाइश है या कैसे हो सकता है या क्या प्लान है, इस बारे में मरीम नवाज साहिबा के जहन में ये तो वही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कह रही हैं कि 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। मरीम नवाज का बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट है जिसमें वो याद भी दिला रही हैं, बिल्कुल वो याद भी दिला रही हैं कि 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। सो क्या कानूनी इसकी ऑप्शंस मौजूद हैं? साथ ही आई वंडर मरीम नवाज साहिबा ने बहुत से लोगों का नाम लिया लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अच्छा मुनीब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, मरियम नवाज अब ये इंसिनुएट कर रही हैं, इज शी यूजिंग हर पावर ऑफ सजेशन ये चीजें करके कि वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ठीक कर ले? व्हाट डज शी मीन बाय ऑल दी स्टेटमेंट्स? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अभी फैसला किया है या उन्होंने जो वफाकी काबीना ने कहा है कि हम मुस्तरद करते हैं, ये निहायत इनसिग्निफिकेंट मूव है जिसका कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म है, वो अच्छा है बुरा है बात, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो बुरे तरीके से अपनाया गया लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। वफाकी हुकूमत के पास या एग्जीक्यूटिव के पास सुप्रीम कोर्ट का हुक्म को मुस्तरद कर देने का कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लिहाजा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो फरमाया है, जो वो अपनी ट्वीट के जरिए जो उनका बयान सामने आया है, देखिए वो अभी भी फरमा रही हैं कि जी खोसा साहब, फैज साहब और वो किसी और का नाम ले रही है, साकिब निसार साहब का। तो जो चीफ क्रिएटर थे इमरान खान साहब के को लाने में बाजवा साहब, उनका नाम क्यों नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले रही? क्योंकि मैं इस बात पे मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि या तो बाजवा साहब के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि उनके बारे में जो उनका किरदार था उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी,
सबसे बड़ा। चले तलाल चौधरी से पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको पता ही है जनरल बाजवा हर तरफ किया जाता था। अब कुछ हफ्तों महीनों से हम देख रहे हैं कि उनका जिक्र ही नहीं होता जब भी कंस्पिरेसी या पुराने मामलात की बात होती है। तो तलाल साहब इस सारे के हेड या मास्टरमाइंड तो फिर आपको पता ही है कौन थे, तो आप लोग क्यों नहीं लेते फिर जनरल बाजवा का नाम? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कोर्ट्स के फैसले हैं इसमें जिस रिमोट कंट्रोल से साकिब निसार कंट्रोल होते थे, वो रिमोट कंट्रोल जो था वो जनरल फैज के हाथ में था, और जनरल फैज के एक व्हाट्सएप मैसेज पे ये सारे फैसले कंट्रोल होते रहे साकिब निसार के। तो इतने मासूम थे आपके ख्याल में जनरल बाजवा कि वो देख रहे थे ये सारा कुछ हो रहा है, और आप लोग टीवी पे आके अपने तहफ्फुज़ात का इजहार भी कर रहे थे, लेकिन वो बस चुप करके बैठे हुए थे, उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही थी कि जनरल फैज ये सब कुछ कर रहे हैं? गुजारिश सुने, जज्बाती ना हो। नहीं, जज्बाती नहीं हो रहे, क्योंकि आप लोग इस बारे में बहुत जज्बाती रहे हैं, इसलिए अचानक से नाम गायब होने पे जरा ताज्जुब होता है। गुजारिश सुने, जब आपने हमारे प्रोग्राम बीप करने शुरू कर दिए थे, जब हमारा ब्लैकआउट हो गया था, गुजरांवाला जलसा, जब पूरे आबोताब में जनरल फैज और जनरल बाजवा थे, उस वक्त भी नाम नून लीग ने ही लिए थे और नवाज शरीफ का ही हौसला था। सो हम जो कोई काम गलत करता रहा है उसका नाम लेते रहे हैं। हमने इंस्टीट्यूशन का समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन नहीं, कई उसमें अफराद का था। जो अब वाला मामला है, बार बार अभी मुनीब साहब कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मामला तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या 4 का होगा कि 3 का होगा? अगर तो ये असूल सेट है कि अकलियत का हुक्म को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कहा जाएगा, तो ये बता दे हमें। ये हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं है, हमारा ख्याल है, क्योंकि ये अकलियत का हुक्म है। देखिए, आपका ख्याल है, मुनीब से हम जरा समझ लेते हैं, चूंकि मुनीब कानूनदान भी। मुनीब, ये मामला तो अदालत उज़्मा या फिर ये बेंच या चीफ जस्टिस सेटल कर चुके कि ये 3-2 का ये हुक्म है, और ये 3 रुकनी बेंच अब जो ये फैसला कर रहा है, पिछले वाले की बात कर रहे थे, सो ये 4-3 वाली कहानी अब खत्म हो गई है एटलीस्ट अदालत की तरफ से। लेकिन वफाकी काबीना दोबारा से वही पॉइंट लेके आ गई है कि हम मुस्तरद नहीं करें, हम मुस्तरद कर देंगे क्योंकि ये तो 4-3 का हुक्म है। डज दैट इवन मेक सेंस नाउ? देखिए, बात यह है कि वो जो उस पे जो सारी कंट्रोवर्सी थी या जितना वो मुतनाज़ा उसका एलिमेंट था, वो अभी तक मौजूद है। बेशक वफाकी काबीना या खास तौर पर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इसको उठाया कि 4-3 का फैसला था, लेकिन फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहबान ने कहा कि भाई ये 4-3 का फैसला है, और ये तो नहीं हो सकता कि जो 3 मौजूद जज साहबान जिन्होंने आज फैसला दिया सिर्फ वही आइन और कानून को समझते हैं, बाकी LLB के फर्स्ट ईयर में बैठे हुए हैं, उनको अभी नहीं पता। वो भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होके आए हैं और निहायत ही कॉम्पिटेंट जज साहबान है, निहायत ही केपेबल जज साहबान है। तो मेरे लिए ये बड़ा फौश होगा सोचना भी कि सिर्फ आइन की समझ इन 3 मौजूद जज साहबान को है जिन्होंने आज फैसला दिया है। जो बाकी बैठे हैं वो भी बहुत ज्यादा मोहतरम और बहुत ज्यादा केपेबल जज साहबान है। इशू सिर्फ ये है कि मैं तलाल चौधरी साहब के इस इस्तदलाल को मान भी लूं, और ठीक है उन्होंने बात भी की कि ये फैसला 4-3 का या 3-2 का है, ये अभी कंट्रोवर्सी मौजूद है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऊपर शख्सियत मौजूद है वो चीफ जस्टिस साहब है। उन्होंने आज अपने साथ 2 जज साहिबान के साथ एक फैसला दे दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को ओवरटर्न कर दिया है। आपकी तावील जो 254 के हवाले से आप देते रहे कि अगर कोई काम वक्त पर ना हो और बाद में हो तो उससे वो काम इनवैलिड नहीं हो जाता, तो ये सारा काम उन्होंने आपका ठप कर दिया है। नहीं माना तो मुनीब, अब ये मुस्तरद कर देना काफी है या फिर इसका कोई मतलब मुस्तरद कर दिया बयान की हद तक रहेगा, इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंटेम्प्ट में मामला जाएगा? देखिए मैंने पहले अर्ज किया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर कहा है कि ये काफी नहीं है, तो ये तो चले उन्होंने अपनी जमात के हवाले से, अपनी हुकूमत के हवाले से कह दिया। मैं तो बहसियत एक आम पाकिस्तानी और एक आम तालिब इल्म के कानून के कहूंगा कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जितना मर्जी, क्योंकि आप वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है लिहाजा मैं उसके बारे में कह सकता हूँ, वो जितना मर्जी बेतुका, इलॉजिकल, हरिडली टेकन और जितना मर्जी फौश गलतियों से भरपूर हुक्म हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और वो अभी तक के कानून के मुताबिक, जो कि अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ, अभी तक के कानून के मुताबिक और हालात के मुताबिक उस फैसले के खिलाफ कोई अपील मौजूद नहीं है। वो एक सो मोटो प्रोसीडिंग के तहत या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जो इस मुल्क की अपेक्स अदालत है। which also अवेलेबल नहीं है।
जी मुनीब, विच ऑल्सो लीव्स PMLN हुकूमत, उनके पास कोई ख़ास ऑप्शंस भी नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना अपील हो सकती है, और ये तो मुस्तरद करना तो बस एक डिसप्लेजर बेसिकली बताया गया है कि जी वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। साफ़ी साहब, आपको भी इन्वॉल्व करेंगे कॉन्वर्सेशन में। अब ये तो अभी तक तो हम पंजाब असेंबली की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट KP, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब आगे जा रही है, वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए भी रिट जो है वो दायर करेंगे। इजलास भी खत्म हो गया बाय द वे मीनवाइल। अच्छा, और अपडेट ये है कि वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खत्म हो गया है और ये कहा गया है कि तय ये किया गया है कि ऐवान में इस फैसले में के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। इत्तेहादी जमातें ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐवान में हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अभी तक तो यही फैसला सामने आया है। साफ़ी साहब, आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बात तो फिर वही होगी, एक दफ़ा फिर ऐवान में जाके डिस्प्लेजर बताएंगे, उस पर डिस्कशन हो जाएगी, बट व्हाट नेक्स्ट? मानना पड़ेगा, मतलब इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, एतराज़ और तनकीद इस बेंच या चीफ जस्टिस साहब के रवैये पे हमारा शायद हुकूमत से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक मामला नहीं है। अभी आप देखें कि ख़ुद 25 मई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन की है, वो फ़ैसला पेंडिंग है। पेंडिंग नहीं बल्कि इस तरह लगता है कि उसको सुना ही नहीं जा रहा है। उसमें पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल करके उधर H9 में तैयारी शुरू कर दी और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन करके इधर D चौक पे चढ़ाई कर दी। इसी तरह आप देखें कि पुलिस भी रियासत का एक इदारा है। पुलिस जाती है लोअर जुडिशरी के हुक्म पे अमल दरामद कराने के लिए, वारंट देने के लिए जाती है। और पुलिस अफसर कौन होता है? पुलिस अफसर भी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दामाद होते हैं। और उधर जो है PTI वाले उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उन पे पेट्रोल बम बरसाते हैं। अब उनको सज़ा, इमरान खान को सज़ा देने की बजाय अगले दिन उनको रियायत मिल जाती है, तो हमें ये भी एतराज़ है। इसी तरह अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास नहीं हो रहा है और जजेस मुकम्मल नहीं है, 1 साल हो गया, और ख़ुसूसन हमारे पेशावर हाई कोर्ट के साथ बहुत ज़्यादती हो गई। वो यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि जी पार्लियामेंट नामुकम्मल है। एक जज साहब ने ये भी ताना दिया, तो पार्लियामेंट तो इमरान खान की वजह से नामुकम्मल है और उसके लिए तो आवाम के पास जाना होगा या अदालतों के पास जाना होगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर नामुकम्मल है तो वो तो चीफ जस्टिस साहब की वजह से नामुकम्मल है। एक दिन में इजलास बुलाया जा सकता है और सीनियरिटी की बुनियाद पे फैसला किया जा सकता है। अब देखें कि पेशावर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब जो जज बने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के अहल थे, वो रिटायर हो गए। फिर दूसरे चीफ जस्टिस साहब सिर्फ एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बने। मुस्तरद हिलाली साहबा ने जो हलफ लिया है वो भी एक्टिंग के तौर पे लिया है। तो हमारे गिले शिकवे या ये मामला अगर नीचे उधर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो उसको यहाँ पे सो मोटो लेने का कोई जवाज़ ही नहीं था। फिर जस्टिस एजाजुल हसन का उसमें बैठने का जवाज़ ही नहीं था। लेकिन एक देखे, मरियम नवाज़ की राय हो सकती है, तलाल चौधरी साहब की राय हो सकती है, लेकिन कैबिनेट मीन गवर्नमेंट इसके बाद भी उनको अदालत में जाके कोई और रास्ता अपना के पार्लियामेंट में कानून साज़ी, कोई और रास्ता क्या है? ये रास्ता तलाल साहब आपसे, हमने आपकी तरफ आना है, तलाल साहब आपसे भी बात करनी है, कुछ सवालात आपके लिए भी हैं, लेकिन मुनीब कोई और रास्ता मुख्तसर नहीं बता दीजिए कि ये फैसला तो आ गया, डेट भी आ गई, या तो ये मानेंगे, नहीं तो क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, दो चीजें कोमा जो ऑप्शंस पूछनी है, चले मैं बाद में कहते हैं। एक जो अगर नहीं मानेंगे तो ये हुक्म है जिन जिन अफराद जिन जिन ऑफिसर्स का जिक्र किया गया है, पंजाब हुकूमत है। अब पंजाब हुकूमत एक केयर टेकर हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने वो काम करना है जो उन्हें कहा जाएगा, लेकिन फंड्स पंजाब हुकूमत ने नहीं देने इलेक्शन कमीशन को, वो वफाक ने देने हैं। अगर वफाक 11 अप्रैल को 21 अरब रुपए जारी नहीं करता इलेक्शन कमीशन को, तो वफाक कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा, वफाक वायलेशन के जुमरे में आएगा। बेशक ये फैसला, मैं वैसे कानून के तालिब इल्म के अपने जो मुल्क के जयद कानूनदान है उनसे जब बात की जाए, वो भी ये समझते हैं कि ये फैसला बहुत ही जो तरीकाकार अपनाया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अभी तक तो फैसला है और उसके खिलाफ आज के कानून के मुताबिक कोई अपील की गुंजाइश नहीं है। रिव्यू तो इनसिग्निफिकेंट होता है क्योंकि वही जज साहबान बैठ के सुनते हैं, अपील का हक अभी मौजूद नहीं है इस पे। तो अगर आप नहीं करेंगे अमल दरामद तो आप कंटेम्प्ट के जुमरे में आएंगे। अगर आप कंटेम्प्ट के जुमरे में आएंगे तो फिर उसके नतीजे तो बड़े ड्रास्टिक हो सकते हैं, क्योंकि इस अदालत से एक वजीर आजम को कंटेम्प्ट की सजा दे के निकाला गया टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, और फिर एक 2/3 अक्सरियत के वजीर आजम को नाअहल किया गया एक तारीख के नहायत ही बदतरीन और भयानक फैसले से। वो 547 सफात जो है वो सिवाय जुडिशल एट्रॉसिटी के और कुछ नहीं उन 17 सतूर के अंदर। तो वो सब कुछ तो हुआ, लेकिन इसी इमारत से हुआ। और बदकिस्मती से आज का जो फैसला जितना मर्जी बुरा हो या जितना मर्जी उसमें सुकम हो, वो है आईनी फैसला। मैं ये जरूर कहूंगा क्योंकि 90 दिन आइन के अंदर लिखा है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट बड़ा अहम है। ये बड़ी देर से हम तलाल साहब से पूछना चाह रहे हैं कि 90 दिन एट द एंड ऑफ द डे आइन, ये आईनी डिमांड है ना, इस पे गैर आईनी तो कुछ भी नहीं है तलाल साहब। देखिए 90 दिन में जो इंतखाब है वो ये भी लिखा हुआ है कि 90 दिन में मुल्क में कोई 10 इंतखाब होंगे। अगर जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा या पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त आइन में लिखा है उस वक्त पंजाब और केपीके में इंटरिम हुकूमतें कौन फराहम करेगा, मुझे उसका कोई तरीका बता देना जी। तो 90 दिन की बजाय इसको आप 9 दिन में इंतखाबात करवा लें। और दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मुनीब साहब की तरफ से। मुनीब साहब, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या अकलियत का होगा या अक्सरियत का होगा, मेरा तो इतना सा सवाल है। और उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट में पूरी हुकूमत फारिग हो जाएगी। मैं कंटेम्प्ट की बात कर लूं, अगर चौधरी साहब मेरी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 4-3 का है या 3-2 का, इसका फैसला वफाकी काबीना के अंदर बैठकर तो नहीं होगा कि फैसला कौन सा मानना है। बेशक आप दुरुस्त कह रहे हैं कि साहिबान ने लिखा है कि भाई 4-3 से हमने रिजेक्ट किया, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, अगर तो आपने ये रिवायत डालनी है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन करनी है कि भाई ये फैसला 4-3 से आया था, वो 4 जज साहिबान कह रहे हैं, फिर या आप कोई नया कानून पास कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इस तरह का मुतनाज़ फैसला आएगा तो फिर वोटिंग हो जाएगी। जो जिस जज के साथ अच्छा, हम इस डिस्कशन को इधर जरा पॉज करेंगे एंड वी आर टेकिंग यू टू द पार्लियामेंट, जहां आजम नजीर तार साहब तलाल साहब बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में। बातों के वकला हैं उनके और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो आर्गूमेंट से उनसे आगाह किया। पूरे मुल्क ने इस मुकदमा की प्रोसीडिंग्स देखी और पढ़ी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब जनाब स्पीकर, जब एक ज़िद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 सूबाई मुंतखब असम्बलियों की तहलील हुई तो उस पे पाकिस्तान के संजीदा सियासी हलकों ने तबसरे भी किए और रद्द अमल का भी इजहार किया। 2 असम्बलियों की तहलील का मकसद उन असम्बलियों में इंतखाबात करवाने से ज़्यादा मुकद्दम मकसद इस मुल्क में सियासी तकसीम की दागबेल डालना थी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात पे मुख्तलिफ अदवार में उंगलियां उठाई गईं। 1970 में जो सूरत हाल बनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से और नताइज की तकसीम के हवाले से हमने उसकी कीमत भी चुकाई। मैं आज इस मौक़र ऐवान में खड़े होकर तारीख़ के एक तालिब इल्म के तौर पे ये बात बिला खौफ़े तरदीद कर सकता हूँ कि 1977 के इंतखाबात अगर
निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में होते तो नतायज शायद मिलते जुलते ही होते, लेकिन उसके बाद चलने वाली तहरीक के नतीजे में हमें 11 साल का बदतरीन मार्शल लॉ ना मिलता, जिसने पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदल के रख दिया, हमारी फ़िक्रों और सोचों पे ताले लगा दिए, जिसकी कीमत आज हमारी नस्लें दे रही हैं और देती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको उन चीज़ों को समझ के, उन चीज़ों से सबक सीख के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए साजगार हालात बनाने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मैं आज के मुद्दे की तरफ आता हूँ। इसी मौक़र ऐवान ने पिछले हफ्ते हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए अदल के सबसे बड़े ऐवान में दराड़ को सामने रखते हुए इंसाफ के तराजू को पकड़ने वाले हाथों में लग़्ज़ियों को देखते हुए अपना आईनी फरीज़ा अदा करते हुए करारदाद मंजूर की और ये मुतालबा किया कि ये जो मुकदमात आपके सामने ज़ेरे समात है 2 सूबों में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और वो भी हिस्सों में करवाने के, कि आधे मुल्क में इंतखाबात अभी करवा लें और आधे मुल्क में इंतखाबात बाद में करवाएं। वो इंतखाबात जब होंगे वहाँ पे सियासी हुकूमतें होंगी। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की 55% नशिस्तें जो हैं वो सूबा पंजाब से हैं आबादी के तनासुब से, और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि कल को जब इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का अक्टूबर में, उस वक्त पंजाब में चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, एक सियासी हुकूमत होगी जिसे मुअत्तल नहीं किया जा सकता। और ये बात भी किसी से मख्फी नहीं है कि आइन साज़ों ने इसी ऐवान में बैठ के हफ्तों और महीनों मेहनत करके 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 224 को इनेक्ट किया, उसे यूनानिमसली पास किया, जिसमें यह तय कर दिया गया कि मुल्क में इंतखाबात के लिए एक साजगार माहौल देने के लिए, इंतखाबात को शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसफाना इंश्योर करने के लिए मुल्क भर में एक वक्त पे निगरान सेटअप्स के ज़ेरे इंतज़ाम इंतखाबात होंगे। इन सारी बातों को सामने रखते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब ऐवान ने करारदाद पेश की। इंतहाई बाअदब तरीके से एक एक लफ्ज़ चुन के उस करारदाद का हिस्सा बनाया गया और इल्तमास की, मुतालबा किया, इस्तदा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस मामले को आप संजीदगी से लें। ये मुकदमात 4 जजों की अक्सरियती राय के बाद खारिज कर दिए गए थे। ये कह दिया गया था उस फैसले में कि ये आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में मुकदमात नहीं आते, बल्कि ये सूबों के मसले हैं। हमारा आइन एक तरीक़ाकार वज़ा करता है कि जो एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स वहाँ से शुरू होगी। उन्होंने अपनी दानिस्त में वो फैसला सादर कर दिया। इस ऐवान ने उसकी तौसीक करते हुए जनाब चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आपके घर में तकसीम है। आपके अदल के ऐवान में पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं, अपने घर को यकजा करें। हमारी इस्तदा है कि आप इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं, मासवाए उन 2 जज साहबान के जिन्होंने इस मामले में ख़ुद रिक्यूज़ किया हुआ है। आप 13 रुकनी बेंच बना दें, वो जो फैसला करेगा पाकिस्तान के अवाम उस फैसले के पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आज दुख और अफसोस के साथ बतौर वज़ीर कानून के एक तालिब इल्म के, एक ऐसे शख्स के जिसने इज़्ज़त, मुकाम, नेक नामी अगर कोई है सिर्फ़ और सिर्फ काले कोट की वजह से हासिल की, और ये मेरे काले कोट की बदौलत है कि मैं आज इस ऐवान में आप सबसे मुखातिब हूँ। हमने हाथ जोड़ के ये इस्तदा की कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए, इस मामले को
अना का मामला ना बनाएं, ज़िद का मामला ना बनाएं, बल्कि घर के बड़े के तौर पे मुल्क के हालात को सामने रखते हुए इस मुल्क को आइनी और सियासी बहरान से बचाने के लिए, बल्कि बहरानी कैफियत तो है, इसको और गहरा होने से बचाने के लिए आप ये मामला फुल कोर्ट में ले जाएं। जनाब स्पीकर, ये मुतालबा हुकूमती इत्तेहाद के सियासी जमातों की तरफ से नुमाइंदा वकला ने भी किया, जिन्हें मैं बड़े अफसोस से ये अर्ज़ करूँगा कि जिन्हें वहाँ पे फ़रीक नहीं बनाया गया। पिछली प्रोसीडिंग्स में वो फ़रीक थे, 6 रोज़ वो बैठे रहे, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें फ़रीक नहीं बनाया गया। समझ से बालातर है कि इनकी वजूहात क्या थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने ये सारी बातें बेंच के सामने रखी। मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊँगा। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी अर्ज़ किया कि अगर आपकी दानिस्त में ये फ़ैसला 4-3 का नहीं है, बल्कि ये 3-2 का 5 रुकनी बेंच का भी है, तो इसका एक अच्छा हल है कि या तो वही 7 जज साहबान बैठ जाएं और वो दोबारा उस पर गौर कर लें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो ये मामला रेफ़र कर दिया जाए फुल कोर्ट को, वो 13 रुकनी जिन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया हुआ। अगर वो भी नहीं चाहते तो फिर जो 6 जज साहबान उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनको शाज़ो नाज़र ही इस तरह के मुकदमात का हिस्सा बनाया गया, ये भी तकलीफ दे बात है, ये उनको रेफ़र कर दिया जाए ताकि ये कंट्रोवर्सी हल हो जाए। लेकिन मैं इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि इन तमाम जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए आज 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सादर कर दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन शेड्यूल में रद्दोबदल किया था या वापस लिया था, इलेक्शन कमीशन के उस इक़दाम को कालअदम करार देते हुए खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया, खुद ही तारीखें भी दे दी और हुक्म जारी कर दिया कि इस तरह से इंतखाबात का इनकाद होगा। हम इंतखाब से भागने वाले नहीं हैं। मेरे इस मौजूद ऐवान में बैठे हुए शेर दिल पार्लियामेंटेरियंस वो भी हैं जो 6-6 दफ़ा मुंतखब हो के आए हैं, वो भी है जो अपने मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त करा के आए हैं। लेकिन मैं फिर ये अदब से अर्ज़ करूँगा कि कभी भी ये तासुर नहीं जाना चाहिए, ये तासुर नहीं जाना चाहिए जो तासुर पिछले दौर में था एक अदारे के बारे में कि उस अदारे ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन के इस मुल्क की सियासी कल्चर को नुकसान पहुंचाया है। मैं बड़े अदब से ये इस्तदा करूँगा कि हमारे मुल्की अदारों को पूरी एहतियात करनी चाहिए कि किसी शख्स की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ ना आए कि किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई अदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए सहूलतकारी करता है। जनाब स्पीकर, कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे एक और मसला भी हमारे सामने है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने 184(3) की प्रोसीडिंग्स में एक केस का फैसला किया। केस सुनते हुए उन्होंने लीगल क्वेश्चन फ्रेम किया और उन्होंने कहा कि सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार, यानी कि अज़ खुद नोटिस केस का किसने इख्तियार इस्तेमाल करना है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस जो हैं उनमें कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए। इसके लिए ये एक पुराना मुतालबा है, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि 2019 के बाद फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा आज ये हाई टाइम है ये डिसेंटिंग वॉइसेस सुनते हुए, मेरे ख्याल में जो आवाज़ें पिछले कई हफ्तों से उठ रही थी उनको सुनते हुए बेंच ने एक फ़ैसला सादर किया कि जब तक ये फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती 184(3) के तहत जो दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं उन पे समात रोक दी जाए और मामला फुल कोर्ट मीटिंग में डिस्कस करके रूल मेकिंग के बाद इस पे दोबारा अमल किया जाए। वो नुक्ता भी अदालत के सामने रखा गया। उस पे कहा गया कि उसके बारे एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। एक जुडिशल डिसीजन को एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए रद्द कर दिया गया है। आज जब ये फैसला सुना दिया गया उस जुडिशल डिसीजन के होते हुए और ये कहते हुए कि इस जुडिशल डिसीजन का उस पर कोई बेरिंग नहीं है, उसका कोई असर नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात है
कि फिर एक और 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसने 1 घंटे के बाद उसी डिसीजन को जो 3 रुकनी सीनियर प्यूनी जज साहब ने सादर किया था, एक 6 रुकनी बेंच जिसमें सीनियर जजेस की मौजूदगी में उन्हें नज़रअंदाज करते हुए एक बेंच तश्कील दे के उस डिसीजन को ख़त्म किया गया, वो प्रोसीडिंग्स क्लोज की गई। तो मेरा ये सवाल है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा गया कि उस डिसीजन की कोई हैसियत नहीं है, कानून थोड़ा सा भी पढ़ने वाला या ना पढ़ने वाला भी ये पूछेगा कि अगर उस डिसीजन की कोई हैसियत नहीं थी तो फिर ये 6 रुकनी बेंच बिठा के उसको टर्न डाउन करने का, स्ट्राइक डाउन करने का, उसको कंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा ये भी एक सवाल है कि इतने अहम आइनी और कानूनी मुकदमे में इस तरह की उजलत जो है, क्या वो पाकिस्तान को सियासी और आइनी इस्तेहकाम देगी? क्या ये मुकदमा, क्या इसमें दिया गया फैसला आइन और कानून और अदालती नज़ायर और जुडिशल प्रोपराइटी और जुडिशल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है? क्या हम अल्लाहु अकबर कौमी असम्बली का इजलास अभी जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले को संजीदगी से लें कि आपके घर में तकसीम हैं। एक ज़िद्दी अना परस्त शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियाँ भी तोड़ी गईं। दोनों असम्बलियों की तहलील का मकसद इस मुल्क में सियासी तकसीम की दागबेल डालना था। पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि मुख्तलिफ इंतखाबात पर उंगलियाँ उठाई गईं। 1970 में होने वाले इंतखाबात के नताइज की कीमत भी हमने चुकाई है। 1977 के इंतखाबात अगर निगरान हुकूमतों की निगरानी में होते तो शायद 11 साल का मार्शल लॉ ना लगता। इन वाक़यात की कीमत हमारी नस्लों ने दी है। इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए था। हमने इस्तदा की कि इस मामले को फुल कोर्ट में लेकर जाएं। हाथ जोड़कर इस्तदा की कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए इस मामले को अना और ज़िद का मामला ना बनाएं। मुल्क को आइनी और सियासी बहरान से बचाने के लिए यह मामला फुल कोर्ट में ले जाएं। इस ऐवान की 55% नशस्तें पंजाब से हैं। अगर आज 2 सूबों का इलेक्शन करा दिया जाए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात में वहाँ सियासी हुकूमतें होंगी। बड़ी अहम बात उन्होंने की है। ये भी कहा है कि इसी बात को सामने रखकर पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान ने मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की। चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई कि मामले की हसासियत को देखें। अभी हमारे पास ये भी खबर है, आज़म नज़ीर तारड़ तो ये कह रहे हैं कि मुकदमा 4 जजों की अक्सरियती राय के बाद खारिज किया गया था। ये मुकदमा 4 जजों की अक्सरियती राय के बाद खारिज किया गया था। चीफ जस्टिस को कहा कि 13 रुकनी फुल बेंच बना दें। वफाकी काबीना के मुताबिक ज़राए बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया है। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से टास्क दे दिया है। ज़राए का ये बताना है कोई फोरम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वफाकी काबीना में इत्तफाक हुआ है इस बात पे अक़लियती फ़ैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। वफाकी काबीना ने यह कहा है। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू अब जारी है। दूररस नताइज होते हैं, उन्हें तहम्मुल से बड़ा दिल करके सबको इकट्ठा बिठा के सुना जाता है। उनको सुनते हुए मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, अना को, अदारा जाती तसल्लुत को, ज़िद को सामने नहीं रखा जाता। ये ऐवान बारहा ये मुतालबा कर चुका है कि जहाँ पे अदारों में काम करने का ताल्लुक है, आइनी इदारे हैं, हम वहाँ पे अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, ना कि शख्सियात को। जब अदारे के अंदर से ये कहा जाए कि अदारे को एक शख्स की मर्जी और मंशा पे चलाया जा रहा है और तासुर वन मैन शो का है, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में और लम्हा फ़िक्रिया नहीं हो सकता। मैं कानून के एक
छोटे से तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि इन आइनी और कानूनी अमूर को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो अक्सरीती फैसले को अक़लियती राय से तब्दील नहीं किया जा सकता। एक जुडिशल फैसले की मौजूदगी में जिसमें कह दिया गया कि 184(3) के मुकदमात पे समाअत ना की जाए, उसकी मौजूदगी में जुडिशल साइड पे एक दूसरा फैसला देना भी जुडिशल प्रोपराइटी के हवाले से मुनासिब नहीं है। और दीगर इस पे अभी काबीना में भी गुफ्तगू हुई है। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को, मुझे और जो दीगर हमारी लीगल टीम है उनको हदायत दी है कि वो आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत भी करें और अपनी राय से भी आगाह करें वज़ीर आज़म साहब को और काबीना को। लेकिन मैं इस हाउस का हिस्सा होने के हवाले से मैं ये ज़रूरी समझता था कि मैं ये मारूज़ात आपके सामने पेश करूं और इस फैसले को जिस अंदाज में किया गया है उस अंदाज से कम एक सेटल्ड जुडिशल प्रिंसिपल जो है, जो प्रोपराइटी और एक्विटी का प्रिंसिपल है, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन, उसकी सरासर नफ़ी हुई है, उसकी सरीहन नफ़ी हुई है। और इस पे सदाए एहतजाज बुलंद करना हम सब का हक है। इसी हवाले से मैं अपनी मारूज़ात ख़त्म करने से पहले आज काबीना में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रूह के साले सवाब के लिए फ़ातिह ख़्वानी हुई और काबीना ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि मैं अदालत उज़्मा को काबीना के आज के फ़ैसले से आगाह करूं कि 12 साल से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर के हवाले से, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई उसके हवाले से, अदल के ऐवानों में आइन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई गई उनका हिसाब एक तरह से चुकाने के लिए, तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए एक सदारती रेफरेंस फ़ाइल हुआ है जो कि 12 साल से मुंतज़र है सुनवाई के लिए। तो आज काबीना ने यह फ़ैसला किया कि उसकी फिल फौर समाअत के लिए काबीना के हुक्म के ताबे वज़ारत कानून अदालत उज़्मा को चिट्ठी लिखे ताकि मेरे शायद इसी बहाने मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत इकट्ठी बैठ जाए और वो सारे इकट्ठे बैठ के इस तारीख साज गलती का मदावा कर सके। बहुत शुक्रिया जनाब। मिनिस्टर मैं सिर्फ 1 मिनट की समा खराशी करूँगा जनाब वाला, फिर मेरे ऑनरेबल दोस्त वो अपनी मारूज़ात पेश करेंगे। जिस तरह अभी लॉ मिनिस्टर ने फरमाया कि काबीना में आज ये फ़ैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फुल कोर्ट बैठ के ये फ़ैसला करे, क्योंकि ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अब ये बात पूरी दुनिया में इसका अच्छी तरह इसका शऊर है कि इट वाज अ जुडिशल मर्डर। और अगर मैं गलत नहीं तो फैसला करने वालों में एक जज ने बाद में अपनी याददाश्तों में इस बात का इतराफ़ किया कि मरहूम वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि 1973 के आइन के बानियों में शामिल होते हैं, उनकी हुकूमत थी और 1973 का आइन मार्ज वजूद में आया। ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक तारीख़ी खिदमत थी जो कि
हमेशा उसको याद रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि, और देखिए ये जनाब स्पीकर, ये कैसा तारीख़ का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ, और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। मैं समझता हूँ कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गोशगुजार हूँ कि अगर आप ऑनरेबल मौलाना असद को फरमाएं कि वो मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में दुआ फरमाएं। जनाब मौलाना असद महमूद साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू वस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िह मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अथ-थौबल अब्यज़ मिन। बराह रास्त आप मनाज़िर देख रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास अभी जारी है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ईसाल सवाब के लिए फ़ातिहा ख़्वानी अभी की जा रही है। साथ ही ये भी ऐलान किया गया इससे कबल कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पेंडिंग है, जिसमें नहीं समाअत शुरू हो सकी है, ये तय करने के लिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल है, जुडिशल कत्ल, जिसे तारीख़ तो साबित कर चुकी है, जो ऑल्दो एक फ़ैसले के नतीजे में ही सामने आया था, उस पे अदलिया की मोहर भी सब्त की जाए अब। और जो आज के मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू की गई, इज़हार ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म अभी बात कर रहे थे, इससे पहले वफाकी वज़ीर कानून गुफ्तगू कर रहे थे, और आज़म नज़ीर तारण ने यह भी कहा, चूँकि अभी फ़ातिहा ख़्वानी हो रही है तो आपको बता दें कि आज 4 अप्रैल चूँकि है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का एक रेफरेंस 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। काबीना ने फ़ैसला किया है कि हुकूमत इस रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेगी। शायद इसी बहाने हमारी सारी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी बैठ कर आइनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त कर ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। वज़ीर आज़म ने भी अभी इज़हार ख़याल करते हुए ये कहा, भुट्टो साहब के अदालती कत्ल पर सदारती रेफरेंस 12 साल से अदालत में पड़ा हुआ है। शहीद भुट्टो का आज ही के दिन अदालती कत्ल हुआ था, आज उनकी बरसी भी है, आपको पता ही है, और आज फिर 4 अप्रैल को अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बड़ी अहम बात की है कि आज फिर 4 अप्रैल है और आज भी अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ है। जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जस्टिस नसीम हसन शाह, आपको याद होगा कि उन्होंने बरमला ये तस्लीम किया था कि ये गलत फ़ैसला था, और तारीख़ बारहा इसकी निशानदही कर चुकी है, इसे साबित भी कर चुकी है। और जियो न्यूज़ का प्रोग्राम था एक जवाब दे, उसमें जस्टिस नसीम हसन शाह ऑन रिकॉर्ड थे और उन्होंने ये तस्लीम किया था उस प्रोग्राम में इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि ये गलत फ़ैसला था। वो फौरी तौर पर समाअत हो। मेरी ये गुजारिश है कि कैबिनेट की तरफ से नहीं बल्कि इस पूरे हाउस की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे हम ये मुतालबा करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस पड़ा हुआ है उसे फौरी समाअत के लिए, जिस तरह इस लाडले के लिए फौरी समाअत होती है, दिन को भी अदालतें खुल जाती हैं, रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, और जिस तरह उसके हक़ में फ़ैसले आते हैं, और जिस तरह आइन को, कानून को एक तरफ रख के सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए जो फ़ैसले हम आजकल देख रहे हैं, ज़िंदगी में ये ना पहले देखे थे ना शायद आइंदा देख सके, लेकिन इंशाअल्लाह तारीख़ इसका फ़ैसला करेगी, आने वाला वक़्त ये फ़ैसला करेगा। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन जजों ने सज़ाए मौत दी थी उस वक़्त वो बड़े खुश हुए थे, लेकिन आज तारीख़ में उनका नाम नहीं। इसी तरह जिन्होंने आज फ़ैसला दिया है शायद उनका भी कभी तारीख़ में नाम ना रहे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
जनाब मौलाना असद महमूद साहब। आप कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं, जहाँ पे इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साल सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की गई और वज़ीर आज़म ने भी मुख्तसर इज़हार ख़याल किया, लेकिन इससे पहले काफ़ी तवील बात की वफ़ाक़ी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने। उन्होंने कहा कि आज 4 अप्रैल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का एक रेफरेंस है, 12 साल से ज़ेर समात है। ख़त लिखने का तो फ़ैसला किया ही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि हम किस समत में जा रहे हैं ये हम सबको देखना होगा। और एक अहम नुक्ता जो उनकी तरफ से उठाया गया कि जो ऐवान जिसमें मैं बैठ के मुखातिब हूँ, इसमें 55% अरकान का ताल्लुक़ पंजाब से है। तो अगर पंजाब के इलेक्शन पहले होंगे उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये भी सोचना चाहिए था, क्योंकि 2 एग्जिस्टिंग हुकूमतों की ज़ेर निगरानी फिर कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए इलेक्शन हो रहे होंगे। हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। लिटरली इस वक्त बहरानी कैफियत है, आइनी, कानूनी, मुआशी, माशरती बहरान सभी कुछ हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और यही कुछ इधर उधर से आने वाली फिगर्स जो हैं इस वक्त डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है, लेकिन आई वंडर जितनी एक्सपेक्टेशन थी अभी आपको लग रहा है बहुत बढ़ा दिया है, उससे अभी कम है और IMF को प्रॉबली इस मामले पर भी एतराज़ होगा। सो a lot is yet to be seen and a lot we are seeing these days, particularly today। आज जब फैसला आया उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्टनली बड़ी खुश है, हुकूमत बड़ी नाखुश है। वफाकी काबीना का पहले इजलास हुआ, वफाकी काबीना ने पहले इसको मुस्तरद किया और अभी कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई भी जारी है। साथ ही डॉलर की हम बात कर रहे थे, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना इन चीज़ों का, जो इंस्टेबिलिटी होती है मुल्क में फाइनेंशियल सूरत हाल पर। तो आपको बता दें इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ और इंटरबैंक में कारोबारी इख्तिताम पर डॉलर 287 रुपीज़ 29 पैसा पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ है और 287.29 पैसे पर भी आपको समझा रहा था ना। सो अभी आप लेने जाएंगी तो 300 भी नहीं मिलेगा आपको। तो ओपन मार्केट में 291 रुपए का है ओपन मार्केट में डॉलर, 3 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ है। 300 एंड अबव पे भी शायद नहीं मिलेगा आपको। सो ये सूरत हाल है। दिस इज द रियलिटी दैट मिल भी नहीं रहा। हाँ, मिल भी नहीं रहा। दिस इज द रियलिटी दैट वी आर ऑल लिविंग इन। और वो लोग जिनको इन हकीकतों का इदराक होना चाहिए वो शायद आई वंडर के आधे उन्होंने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं या वैसे आंख पे पट्टी तो आपको पता है ना होनी ही चाहिए जहाँ होती है, लेकिन खैर अभी विल नॉट गो देयर क्योंकि हमें ज्वाइन किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने, सरबराह पिंडैट है। सबसे पहले तो आपसे अहमद साहब यही पूछेंगे कि आज के फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक पार्टी खुशियां मना रही है PTI और दूसरी तो अभी इजलास जो पार्लियामेंट का चल रहा है तो उसमें भी उनकी नाखुशी बड़ी आया है और बता भी रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगर तो ये फुल कोर्ट होती जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई एतराज़ ना होता तो फिर ये मेरे ख्याल में हतमी फैसला होता और इस फैसले को कबूल किया जाना ज़रूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके ऊपर कोई फोरम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच का फैसला है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही ये बात कही जा रही है कि इस बेंच को इस मामले में फैसले करने का इख्तियार नहीं था, क्योंकि उसको सुमोटो ही लेने का इख्तियार नहीं था और वो हाई कोर्टों को फैसला करना चाहिए था। तो उसकी वजह से ये चीज़ मुतनाज़ हो गई है और उसके बारे में अब मेरा ख्याल में हुकूमत, आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल नाखुश नज़र आती है और वो गालिबन अब इंतज़ार करेगी कि जब वो कानून जो सदर ममलकत के पास गया है वो जब 20 अप्रैल को कानून बन जाए तो फिर उसके खिलाफ अपील दायर करें। सदर ममलिकत क्या रिव्यू के लिए भेज सकते हैं या फिर 20 अप्रैल की जब टाइम लाइन ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या अभी उनके पास मज़ीद कोई गुंजाइश है टाइम बाय करने के लिए कि ये जो प्रपोजल है ये कानून ना बने? वो रिव्यू के लिए वापस पार्लियामेंट को भेजेंगे और पार्लियामेंट फिर उसको दोनों ऐवानों से पास करके जब दोबारा भेजेगी उन्हें तो फिर उनके पास टाइम बाउंड होगा 20 तारीख तक, वो खुद ब खुद फिर वो कानून बन जाएगा। अच्छा, ये सारा प्रोसेस होने के बावजूद 20 तारीख ही बन रही है, 20 तक बन रही है। लेकिन एक और चीज सुनने में आ रही है कि
ये भी मुमकिन है कि सदर ममलिकत से सुप्रीम कोर्ट को भेजें कि वो इसकी कानूनी हैसियत का तयन करे कि क्या ये कानून बनाने का इख्तियार था पार्लियामेंट को। उस सूरत में ये मामला डिले हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही गैर मामूली बात होगी, क्योंकि अगर सदर ममलिकत को एतराज़ हो तो वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भेजना मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर मामला डिले भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा आप अहमद साहब, सर्टनली आइन में क्लियर कट दर्ज है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, लेकिन अभी आज़म नज़ीर तारा साहब ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि भाई इस ऐवान में 55% लोग पंजाब से आए हैं, वहाँ की नशस्तें हैं, तो ये कैसे मुमकिन है इन हालात में कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाएँ और उन 2 हुकूमतों की ज़ेर निगरानी फिर कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए इंतखाबात हों? तो वो भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी तरफ, लेकिन इस बात से, इस हकीकत से नज़रें कैसे चुराई जा सकती हैं? यकीनन वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, बल्कि किसी हद तक आईनी कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करेगा। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को उन्होंने इस पॉइंट को रेज नहीं किया मुनासिब पॉलिटिकल मुनासिब जुडिशल फोरम पे, यानी सुप्रीम कोर्ट में। ये सवाल उनको उठाना चाहिए था कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, ये 2 सूबों में जब होंगी, जब कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा होगा, केयर टेकर नहीं होगी और अब मरकज में केयर टेकर नहीं है, तो इससे जो कानून की आर्टिकल 224 और 224A की मंशा है वो पूरी नहीं होती। तो ये उनको एजिटेट करना चाहिए था, ये तो उन्होंने उठाया भी नहीं। जो चीज़ उन्होंने उठाई वो ये कि वसाइल नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसका जवाब उन्होंने दे दिया और फैसला कर दिया। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, जब वो नहीं होंगी सूबों में और उस वक्त कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा होगा, तो उस वक्त कौन उसको तस्लीम करेगा? ये बात बिल्कुल सही है, कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसका फैसला तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसका भी फैसला फिर अपनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट करती है, तो आई वंडर के ये पॉइंट पता नहीं आज़म नज़ीर तारा साहब ने आज यहाँ उठाया है, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ क्यों नहीं उठाया होगा? मतलब वॉलंटरीली सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे मजीद की डिस्क्रिप्शन देगी या फिर ये बात होनी पड़ेगी दोबारा से? देखिए, अब ये जो अपील दायर की जाएगी, मेरे ख्याल में दायर की जाएगी कानून के पास होने के बाद, उसमें ये चीज़ें अंडर डिस्कशन आ सकती हैं, उसमें और भी बहुत से पॉइंट आ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो बहस हो रही थी और जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पे था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, एक राय ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वो इस तारीख को इलेक्शन करा ले, लेकिन एक ये इंटरप्रिटेशन भी है कि चूंकि 13 दिन ज़ाया हुए हैं और पहले वाली जो तारीख आई थी वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट तो नहीं की गई थी, वो उन्हीं ने ही अमल दरामद और मुशावरत के नतीजे में डिसाइड किया, तो सारा कुछ नोटिफिकेशन जो पहले जो तारीख आई थी, तो ये 13 दिन वहाँ से एक्सटेंड किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को किसी ने डायरेक्ट नहीं किया कि 14 को आप इलेक्शन करा लें। हाउ डू यू सी दैट? मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक्सेसिव है कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि वो पूरा इलेक्शन का शेड्यूल अपने फैसले में दे दें। ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है हर लिहाज से, कानून के हिसाब से, कि वो इलेक्शन का शेड्यूल वो जारी करते हैं। डेट तो सदर ममलिकत देते हैं या गवर्नर देते हैं, वो एक अलग बहस है, एग्जेक्टिव देती है, लेकिन ये शेड्यूल है, डिटेल शेड्यूल, वो इलेक्शन कमीशन देता है। लेकिन ये मैंने आज देख के मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डेट ही नहीं दी, बल्कि वो पूरा शेड्यूल भी दे दिया, जो मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी इजाफी बात थी, उसकी गैर ज़रूरी बात थी, और वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को मेरे ख्याल में सबवर्ट करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बहुत दबाव का शिकार है, लेकिन ये फैसला देने के बाद और ये शेड्यूल देने के बाद इलेक्शन कमीशन की हैसियत बहुत कमज़ोर हो जाएगी मेरे ख्याल में। इलेक्शन कमीशन की हैसियत आप कह रहे हैं इस स्केड्यूल के नतीजे में बड़ी कमजोर हो जाएगी। अब करने को एक्चुअली क्या कर सकते हैं? रिव्यू तो बड़ा आपको पता ही है, वो तो बस फॉर्मेलिटी सी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन क्या अपने आईनी हक को लेने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, या बस वो चुप करके अगर ये रिवायत पड़ गई तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी? फिर नहीं कर सकता है, उसे करना चाहिए मेरे ख्याल में। इलेक्शन कमीशन को ये बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक फर्द की बात नहीं है, एक इदारे की बात है, और ये इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ये एब्सोल्युटली एक उनका अपना यानी दायरा कार है, उसके अंदर कोई और किसी को इख्तियार नहीं है
तो वो ये शेड्यूल जारी करे, अब वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एज्यूम करके ये जो शेड्यूल जारी किया ये गैर जरूरी था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अगर वो 14 तारीख दे रहे थे तो चले वो दे देते, लेकिन उसके बाद बाकी काम इलेक्शन कमीशन को करने देते। उन्होंने वो भी नहीं करने दिया और एक एक डेट को खुद तय कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही एक्सेसिव है, गैर जरूरी है। और ये गालिबन उसको इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्बैरस करने वाली बात है। बिल्कुल। और एक दफ़ा जो हमें देख रहे हैं उनके लिए दोबारा दोहरा दें कि क्या क्या फ़ैसले में वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फ़ंड्स जारी करें। उसके अलावा वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे, इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC, दीगर अहलकार फराहम करे। बड़ी डिटेल्ड ये है। इस पर शायद अब ये भी ना आ जाए इसमें कि पोलिंग स्टेशन पर ये तैनात कौन कौन खड़ा होगा, कौन से नहीं। ये आप कह रहे हैं अहमद बिलाल साहब कि ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इस पे इलेक्शन कमीशन कह सकती है भाई हम इतना कर सकते हैं, हम इतना नहीं कर सकते, या फिर हर कोई अब पाबंद हो गया है कि अब डेट्स भी आ गई हैं, शुक्र करें टाइम नहीं आया एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लेकिन पाबंद है सारे। जी, उन्होंने पाबंद कर दिया है और इलेक्शन बगैर ये बात कहे हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस सारे सिस्टम को एक सुपरवाइजरी पोजीशन में रख लिया है कि अब हम इलेक्शन के एक एक स्टेप को देखेंगे कि कौन इंतजामिया पैसे फराहम कर रही है, सिक्योरिटी फराहम कर रही है, फौज बंदे फराहम कर रही है। तो ये सारे मामले को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक सुपरवाइजरी पोजीशन में अपॉइंट कर लिया है कि अब हम इस सारे मामले। अहमद बिलाल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर मीर निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मीर साहब शुक्रिया। आप बता अच्छा नहीं, हमारे साथ वो नहीं है इस वक्त मौजूद, जैसे होगा राब्ता उनसे भी जानेंगे कि उनकी तैयारी पूरी है, क्या होंगे 14 मई को इंतखाबात। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपका तो सुबह से तज्ज़िया हम सुन रहे हैं, आप तो डरा रहे थे कि चंद घंटे और चंद मिनटें भी ज़रा बड़े मिनटों में भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो बस यही कहा गया है, नापसंदीदगी ना खुशगवारी का इजहार किया गया है कि हम फैसला मुस्तरद करते हैं। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन प्लान पता नहीं क्या है उनके भी जहन में। तो बस ये नापसंदीदगी का इजहार ही होगा, क्योंकि रिव्यू तो आपको पता ही है फॉर्मेलिटी होती है। ऑप्शंस हैं क्या हुकूमत के पास एक्चुअली? ये अब्दुल्ला साहब, ये नापसंदीदगी का लफ्ज नहीं है, मुस्तरद करने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, तो नापसंदीदगी में और मुस्तरद करने में बड़ा फर्क होता है। और मैं यही आपसे सुबह भी कह रहा था कि ये को थोड़ी देर में कोई ऐसा फैसला आ जाएगा हुकूमत की तरफ से जिससे कि बहरान मजीद शदीद हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो मुस्तरद कर दिया है, तो ये मुस्तरद करना जो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को उछल कर दावत दे रहे हैं कि आओ किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके दिखाओ। और लॉ मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं कि आओ किसी में हिम्मत है तो दोबारा मुझे दानियाल अजीज चौधरी बना के दिखाओ, किसी में हिम्मत है तो मुझे तलाल चौधरी बना के दिखाओ। तो ये मामला जो है ये कोई इतना सादा तो नहीं है ना। अब देखें ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि इस फैसले के हामी जो हैं वो कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जस्टिस कॉर्नेलियस बन गए हैं, और जो इस फैसले के नाकिदीन हैं वो कह रहे हैं जी कि वो जस्टिस मुनीर बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम तारीख को मसख कर रहे हैं, हमें सिर्फ इस चीज को सामने रखना चाहिए अब्दुल्ला साहब के इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब दरअसल किसके साथ खड़े हैं। तो ये है असल सवाल, वो किसके साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो तो दरअसल जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी के पीछे खड़े हैं। और वो जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी को उन्होंने आज एक 6 मेंबर बेंच का हिस्सा बनाकर ये साबित कर दिया है, ये पूरी कौम को मैसेज दिया है कि वो जज जिसने एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ के तारीखी फैसले को अनडू किया और उसका नाम जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और दूसरी तरफ वो किसके खिलाफ 6 मेंबर बेंच बना रहा है? जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ। और काजी फायद ईसा कौन है? जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने फैजाबाद धरना केस में 2017 में एक फैसला लिखा और उसमें उन्होंने ISI के एक अफसर जनरल फैज का नाम लिखा,
उसमें ISPR का नाम लिखा और कहा कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो जो हकायक हैं वो ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, परवेज मुशर्रफ को रिलीफ देने वाले जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के पीछे खड़े हैं और इन दोनों का इत्तेहाद किसके खिलाफ है? काजी फायज ईसा के खिलाफ, जिसके खिलाफ जनरल बाजवा ने और इमरान खान ने मिलकर एक रेफरेंस दायर किया था और उस रेफरेंस की वजह से जजेस में ये तकसीम पैदा हुई जो आज हमें नजर आ रही है। What we really like about you मीर साहब कि आप बड़ा ज़बरदस्त हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं। आपने जो एलिमेंट हमें दिया है ये बहुत से लोगों के लिए नया होगा। ये जो जाहिर है काजी फायज ईसा वाला केस तो हम सब ने देखा, विटनेस किया, रिपोर्ट किया, लेकिन ये जो पुराना आपने रेफरेंस दिया है ये बहुत से लोगों के लिए नई बात भी होगी। अब ये बता दीजिए कि मुस्तरद कर दिया, साथ में ये भी कह दिया, चले इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे ये नाफिजुल अमल नहीं है फैसला, मतलब अब कंटेम्प्ट में ही जाएगा। रिव्यू तो आपको पता ही है फॉर्मेलिटी सी होती है, तो शायद वो ना ही उसके लिए रुजू किया जाए, अब कंटेम्प्ट की तरफ ही जाएगी बात, या फिर कुछ और भी हो सकता है बीच में? देखिए ना, कंटेम्प्ट तो आप देखें कि कंटेम्प्ट वो करेंगे, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है और शायद उनको ये भी एहसास हो गया कि वजीर आजम साहब और वजीर कानून और बहुत से जो गुजरा हैं वो उछल कर ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अकलीती जज साहिबान हैं, जिनके लीडर जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, इनके साथ 7 लोग हैं और दूसरी तरफ 8 लोग हैं, तो अक्सरियत जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में वो जाहिर बात है उनकी मॉरल पोजीशन अपनी मजबूत नजर आ रही है, तो वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो। देखिए मगर वो भी बड़ा रिस्की हो सकता है। अभी यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहे थे कि भाई इनका हाल भी यूसुफ रज़ा गिलानी वाला हाल होगा। शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी ने अभी एक कोर्ट किया, तो फिर वो तो बड़ा रिस्की भी हो सकता है शहबाज शरीफ के लिए। अगर कुरैशी साहब जो है उनको पता होगा ना, क्योंकि वो तो प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले से कि ये फैसला आएगा। लेकिन देखिए मैं जो मेरी गुजारिश बड़ी सिंपल सी है, मैं जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है उस पर अमल दरामद हो, आइन की वॉल्यूशन ना हो। अगर तो उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच है ये सिर्फ यहीं तक महदूद रहता कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है और 14 मई की डेट है, बस ठीक था, मैं इस पर बहुत खुश था कि यहाँ तक बात महदूद रहती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसी फैसले में यह भी कह दिया कि काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो फैसला दिया है वो गलत है। चलें, बात खत्म हो गई, आपने उसको गलत करार दे दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने एक 6 मेंबर बेंच बना दिया और 6 मेंबर बेंच में आपने इजाजुल हसन और मुजाहिर अकबर नकवी को शामिल करके अपने पहले फैसले की नफी कर दी। तो अगर तो ये 6 मेंबर बेंच ना बनता तो शायद मैं ये अभी सपोर्ट कर रहा होता कि जी। तो ये जो कहते हैं चीफ जस्टिस कि मैं इन्हें इसको इसलिए शामिल किया कि किसी को पैगाम देना था, तो आप हमें बता सकते हैं किसको पैगाम देते फिर रहे हो आजकल? देखिए उन्होंने पैगाम ये दिया है कि मैं परवेज मुशर्रफ को रिलीफ देने वाले जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का मैं इत्तेहादी हूँ, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, जो इसकी तरफ बुरी आंख से देखेगा मैं वो आंख फोड़ दूंगा, ये पैगाम है उनका। और क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने सियासत में फौज की मुदाखलत के खिलाफ एक हिस्टोरिक जजमेंट लिखी थी फैजाबाद धरना केस के नाम से, और उसमें उन्होंने जनरल फैज का नाम भी लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि ISPR के DG को कोई राइट नहीं है कि वो मीडिया को डिक्टेशन दे। तो वो एक जरा बात बता दें, इस वक्त जो मुल्क की हालत है, सियासी हालत, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या कोई किरदार है? अगर कोई किरदार है, क्योंकि वो तो आपको पता ही ना अपने आप को रेफ्रेन कर चुके हैं, बरमला ऐलानिया कि हमारा कोई किरदार नहीं होगा, और अगर है तो किस तरफ खड़ी नजर आ रही है? देखें ये तो आप अब्दुल्ला साहब, मैं कराची आता हूँ, आपको मैं स्टूडियो से निकालता हूँ, मैं आपको तारिक रोड पे या नाजमाबाद कहीं पे ले जाता हूँ और वही यही सवाल जो है ये मैं आपको अपने साथ खड़ा करके किसी बच्चे से पूछूंगा, 15-16 साल के बच्चे से कि बेटा ये बताओ कि एस्टेब्लिशमेंट किधर खड़ी है, तो वो कहेगा अंकल एस्टेब्लिशमेंट PDM के साथ है और चीफ जस्टिस जो है वो PTI के साथ है। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त PDM की गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस साहब और उनके चंद जज साहबान वो PTI के साथ खड़े हैं। और इसीलिए मैं और आप इस वक्त रमजान के महीने में शाम को 5:21 पे रोजे की तैयारी की बजाय हम
ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी आप अमीर साहब, अभी हम आपको इजाजत देंगे, आप अपनी रोजे की तैयारी कर लें और हम जो है तलाल चौधरी साहब के पास जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी देर से। तलाल साहब, थैंक यू फॉर वेटिंग, बेयरिंग विद अस, क्योंकि आपको पता ही है बीच में इतनी अपडेट्स आ गई थी। सो तलाल साहब, अब तो ये मामला जा सकता है फिर कंटेम्प्ट की तरफ। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनी तो मुस्लिम लीग नून तैयार है इस मामले के लिए? तौहीन अदालत हुई होगी तो फिर ही ये मामला जाएगा ना। मैं तो समझता हूँ कैबिनेट ने और वजीर आजम ने ये एहतराम अदालत किया है कि उन्होंने 4-3 वाला जो मामला है, जो फैसला है वो तो 4 का है ना जी। अब उसको आप उस वक्त तक, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी 4 जजेस का ही फैसला है। सो इस बात को, और दूसरी बात, ये जो 6 रुकनी एक बेंच बना, इसने तो और इस तहफ़्फ़ुज़ात को ज्यादा कर दिया है लोगों के, कि जो पहला फैसला था फायज़ ईसा साहब का, वो वाकई बाइंडिंग था कि 184(3) के जितने मुकदमात हैं उसमें ये वाला मुकदमा हो इलेक्शन का या दूसरा, वो ना सुने जाएं जब तक कि उसके रूल्स ना बने। सो इसका मतलब है कि वो भी ठीक था, इसी वजह से एक 6 रुकनी बेंच ने भी बनाना पड़ा है। सो इन तमाम मामलात के होते हुए मैं समझता हूं आज के फैसले ने किसी और को नुकसान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को नुकसान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान में निज़ाम अदल की साख्त को नुकसान दिया है। बाकी रही इलेक्शंस की बात, तो इलेक्शन तो सारे चाहते हैं, मगर कोई ऐसा इलेक्शन जो मुतनाज़े हो और किसी मुतनाज़े फैसले के बाद इलेक्शन हो, जैसे 63A के मुतनाज़े तशरीह के बाद हुकूमतें पंजाब और वफाक में बनी थी, उसी तरह का मुतनाज़े फैसले के बाद अगर इलेक्शन होगा तो वो भी मुतनाज़े और तनाज़े का शिकार होगा। पाकिस्तान किसी मुतनाज़े इलेक्शन का मुतम्मिल नहीं हो सकता, और पाकिस्तान कोई ऐसे इलेक्शन का भी मुतम्मिल नहीं हो सकता जो इमरान खान की ख्वाहिश हो। पाकिस्तान उस इलेक्शन का मुतम्मिल है जो आइन और कानून के मुताबिक हो और कंसेंसस से हो। अच्छा, अब 4-3 पे फैसला बाकी है, लेकिन अभी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आपको पता है नहीं आया था ना 4-3 बिलाल साहब, अब तलाल चौधरी साहब की बात आपने सुन ली, हुकूमत की भी ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब भी मुस्तरद कर चुके हैं ये फैसला। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात कर लें, क्योंकि अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है, तरीक़ेकार स्केड्यूल भी आ गया है, सब डिटेल में आ गया है, ये बात अब आगे किस तरह बढ़ेगी? अहमद बिलाल साहब हमारे साथ हैं। हमारी लाइन ड्रॉप हुई है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल जो है ना यूसुफ रज़ा गिलानी वाला होगा। आपको पता ही है फिर अगर सज़ा हो जाती है तो फिर सियासत से कई साल तक उन्हें दूर रहना पड़ सकता है। तलाल साहब, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की हम बात कर रहे थे, मतलब आपकी ये इंटरप्रिटेशन है, हुकूमत की पहले दिन से ये इंटरप्रिटेशन है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस दिन भी ये कहा था, लेकिन इवन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन 3-2 वाली थी और इलेक्शन कमीशन ने उसी इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करते हुए फिर ये 30 अप्रैल वाली डेट ली थी, फिर ये उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। तो सिर्फ हुकूमत ही है जो इसको 4-3 मान रही है, इनिशियली तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा था इसे 4-3। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस प्रोसीडिंग के दरमियान ये अपनी गलती का एहसास किया है और उनके वकील ने कहा है कि हमें कोर्ट का ऑर्डर था वो नहीं उस वक्त देखा और हमने इस पे अमल जरूर किया है, मगर अब चीजें क्लियर हो गई हैं और इसमें तो बिल्कुल क्लियर सामने आ गई हैं। और उसके बाद बार बार कहा जा रहा है तौहीन अदालत। देखिए, ये वो जमाना नहीं है कि आप मेरे जैसे या दानियाल जैसे को पकड़ के जब मर्जी तौहीन अदालत में सजा दे ले। दौर बिल्कुल बदल चुका है, लोग समझते हैं कि कब तौहीन हुई है कब नहीं तौहीन हुई, और तौहीन अदालत तो तब होगी ना जब कोई अदालत का हुक्म को नहीं माना जाएगा। ये तो हुक्म ही अदालत के माना जा रहा है, ये तो एहतराम अदालत है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसे एक बड़ा बेंच बना दें, एक फुल कोर्ट जैसा बेंच बना दें, और उस वक्त भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना था, कोई सियासतदानों ने या पार्लियामेंट ने नहीं करना था। सो क्या हर्ज था कि पाकिस्तान में जो जजेस के जाती मामला थे वो आप जिन जज के साथ, वो बेशक जस्टिस फायज ईसा थे या इसी तरह उनसे पहले जो जज साहिबान उनके खिलाफ रेफरेंस आए, तो फुल कोर्ट बनता रहा है। और ये तो पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन का मामला है, ये तो बहुत बड़ा मामला है, तो इस पे क्यों ना बनाया गया। सो ऐसी तमाम चीजों ने इन तमाम फैसलों को ना सिर्फ मुतनाज़े किया है, बल्कि इस फैसले को तो कोई मानने को कानून जानने वाला तैयार ही नहीं है।
सो मैं समझता हूं कैबिनेट ने और पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल जो एहतराम अदालत है और कानून के मुताबिक ये चीजें चला रही है। और इमरान खान जो है वो दोबारा एक दफा अदलिया का कंधा यूज कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। उन्हें इलेक्शन की जल्दी नहीं है, उन्हें जल्दी है सिर्फ कि वो अपनी सजाओं से बच जाएं। कहीं टेरियान का फैसला ना आ जाए, तोशाखाना का फैसला ना आ जाए, फॉरेन फंडिंग का फैसला ना आ जाए, दहशतगर्दी के केस में ना पकड़े जाएं। वो अपने गुनाहों के से छुटकारे के लिए इलेक्शन का सहारा ले रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और वो उसी तरह इलेक्शन लड़ लें जैसे 18 में और 13 में इलेक्शन लड़ लिया था, फैसले हुए नहीं थे। सो वो एक कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा एक दफा, और जिनका वो कंधा इस्तेमाल करते हैं बाद में उनको गाली भी जरूर दिया करते हैं, ये उनकी माजी है। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अदलिया का कंधा इस्तेमाल के तो खान साहब को बड़े कंधे मिल जाते हैं, क्योंकि कभी अदलिया का कंधा होता है, फिर कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट का कंधा था, होना तो फिर कंधे मिल जाते हैं। कंधे ही कंधे हैं भाई। ब्रेक। इस सारे में आपने रोजा अफ्तार करना नहीं भूलना है, बल्कि मैं तो कहूंगी सब भूल जाएं और रोजा सिर्फ इफ्तारी के बारे में सोचें, इफ्तारी के बारे में सोचें, लेकिन उसके बारे में भी कैसे सोचें, सोचवाते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है। अच्छा अब्दुल्ला प्लीज, अब सारी अफसोस ज़्यादा बातें आज ही कर लेनी है आपने, पहले क्या घंटा गुजरा है हमारा। कहाँ गजर में कौन है हमारे साथ? हुमा गजर में हमारे साथ हैं जावेद इकबाल एंड सम आइडियाज फॉर इफ्तार। बिल्कुल हद से ज्यादा महंगाई के बावजूद ज़िला गजर के रोज़ादार जो है यहाँ पे जो इफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जो सामान है वो ख़रीदते हैं, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों में जो रिवायती जो डिशेस है वो बनाएं। उसमें यहाँ पे डिश होता है ममथू जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे लस्सी और देसी घी जो शहरी में भी इस्तेमाल होता है और इफ्तारी में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा सब्जियों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है यहाँ पे, क्योंकि ज़िला गजर में सब्जियाँ ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, इसलिए यहाँ के लोग जो है अपने जो घर में जो उगती है वही सब्जी इस्तेमाल करने को प्रेफर करते हैं। और इसी के साथ साथ जो शहरी इफ्तार में यहाँ के लोग जो है देसी दूध की चाय ज़्यादातर लोग पीते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग चाय के ज़्यादा आदी है। हम जरा देख रहे थे क्या क्या बन रहा है। ममटू, व्हाट इज ममटू? डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स टाइम एक चीज लग रही थी वैसे। ये खजूरें एंड दे आर स्टीम्ड। हाँ अपेरेंटली स्टीम्ड है। दोबारा दिखा ये खजूरें रखी हुई थी साथ में मलाई। कभी आप रोटी खजूर और थोड़ा सा अगर मलाई में डिप कर लेना तो उसके अंदर फिर बादाम को क्यों छोड़ रहे हैं? वो भी डाल लें आप खजूर के अंदर, और आप पराठे के साथ खजूर खाएं। हो खजूर वैसे हर फॉर्म में अच्छी लगती है, लेकिन खजूर को काट के गुठली निकाल के अंदर बादाम डाल के ऊपर क्रीम डाल के अगर खा ले। वो बचपन में जब इफ्तारियां होती थी ना घर पे तो वो ये एक काम होता था मेरा, ये काम सबसे आसान होता था, ये मैं अपने जिम्मे ले लेता था क्योंकि खाना होता था ना। ये काम आसान था ना, खजूर का बीज निकाले और बादाम ठूसे और मलाई। वैसे व्हाट आर द रीसेंट आइडियाज? मतलब लिटरली हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं, तो ये लिटरली हमारे बचपन से तो चल रहा है। तो कुछ क्योंकि खजूर चॉकलेट डिप खजूर भी होगी, व्हिच आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ बाय द वे। मतलब खजूर कुछ और है, चॉकलेट कुछ और है, क्यों जोड़े हो? सो व्हाट आर अदर आइडियाज? खजूर की स्वीट डिशेस बहुत अच्छी बनती हैं बाय द वे। इन एनी केस एक और आइडिया, कोकोनट में मैश करके हो तो फिर वो गोलियां सी बना लें आप। लोदरा जाना है अभी। नहीं, ये मैश क्यों करें? वो कह रहे उसको वो गुदा बना के ना। नहीं खजूर को खजूर रहने दे। लोदरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रजब अली, और वहाँ क्या खा रहे हैं? देखिए जी, माह रमज़ान में लोग रोज़े रखकर उसकी फजीलतें और बरकतें तो समेट ही रहे हैं, लेकिन अफ्तार के औकात में शहरियों के दस्तरखान पर आज भी उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो फ्रूट चाट, समोसे और पकोड़े हैं। रोज़ादार ये तमाम चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर अमीर गरीब के दस्तरखान पर ज़रूर मौजूद होती हैं। इस साल दो के बदतरीन महंगाई की वजह से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम होकर रह गई है। फ्रूट के साथ साथ समोसों और पकौड़ों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, लेकिन फिर भी ये 2-3 अशिया जो हैं ये ऐसी हैं जो कि महंगाई के बावजूद हर अमीर गरीब के दस्तरखान पर नज़र आ रही हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि महंगाई की वजह से दस्तरखान से इनकी मिक़दार जो है वो कुछ कम हो गई हो, लेकिन आज भी इनका इस्तेमाल पहले की तरह बड़े शौक से किया जा रहा है। क्या तो महंगाई की I love that cream. Okay, I do not like fruit chaat with cream. मुझे वो fruit chaat as fruit chaat पसंद है, लेकिन क्रीम बहुत अच्छी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर आप जाएं, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बानो बाजार है।
क्या था? बानो बाज़ार अनारकली। सो वहाँ पे फ्रूट चाट मिलती है और वहाँ पे क्रीम वाली फ्रूट चाट भी मिलती है। I'm not too sure about cream again। और क्रीम जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो लिहाजा कहीं दुकान से क्रीम जिसने लाहौर में बानो बाज़ार की ऊपर पतली सी सीढ़ियाँ जाके क्रीम वाली फ्रूट मेरे ख्याल है सारे रावियंस ने तो खाई होगी, तो प्लीज़ हमें लिख के बताइएगा। एनी हाउ वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। इट वाज अ वेरी हैपनिंग डे और अपडेट्स का सिलसिला तो आपको पता ही है जारी है, और लेट्स सी कि क्या इसके बाद होता है बाकी जो दिन बच गया है उसमें, बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स। अच्छा जी, लेकिन हम इफ्तारी में इंटरेस्टेड हैं ऑब्वियसली, और या उससे पहले कुछ और बात करनी है? इफ्तारी की बात करनी है। चिन्योट जा रहे हैं भाई हम, और मुर्तज़ा चमन हमें कुछ और आइडियाज दे रहे हैं। मुर्तज़ा चमन, आई लाइक द नेम टू। कचौरी समोसे की एक किस्म है जो मैदे में गूंद कर तैयार की जाती है। काफ़ी मेहनत से तैयार होने वाली कचौरी को समोसे की बहन भी माना जाता है। रमज़ानुल मुबारक में चाइनीज़, चिकन, आलू और दीगर मुख्तलिफ अक़साम की कचौरियाँ फ़रोख्त होती हैं। ये आम दिनों की निस्बत से रमज़ान में बहुत ज़्यादा सेल होती है और हर दस्तरखान पर ये सजाई जाती है, और इसके बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। सबसे पहले इसका मैदा गूंथते हैं, उसके बाद इसकी 8 परतें लगती हैं, उसके बाद उसके ऊपर घी लगा के, उसके बाद फिर 8 परतें लगती हैं, फिर इसकी भराई होती है मिसाले के साथ, और उसके बाद ये अच्छे घी में फ्राई होकर दस्तरखान का हिस्सा बनती हैं। खस्ता और मुख्तलिफ परतों से तैयार होने वाली कचौरी को मुख्तलिफ चटनियों के साथ खाया जाता है। बच्चे आलू कीमा, आलू चिकन और चाइनीज़ कचौरियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर इनके साथ आलू बुखारे की चटनी मिल जाए तो इसका मज़ा भी दोबाला हो जाता है। हालिया महंगाई की लहर के बायस कचौरी के रेट्स में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कचौरी की मांग में इजाफा ही देखने में आ रहा है। कैमरामैन राना नईम के साथ मुर्तज़ा चमन, जियो न्यूज़, चिन्योट। सो कचौरी रह गई थी, उसके रेट में भी इजाफा हो गया। और बाय द वे, इन केस रेट के इजाफे की हम बात कर ही रहे हैं, तो सोना आपको पता है सिर्फ आज ही के दिन 5,000 रुपए फी तोला बढ़ा है, और फी तोला सोना अभी कुछ दिन पहले कम भी तो हुआ था। फी तोला सोना कितना होगा? 2,14,000 रुपए। हाँ, 2 लाख का तो पता ही था, 2,14,000। हमारा क्या लेना, हमने 14,500 रुपए, और 1 तोले में एक अंगूठी भी नहीं आती होगी मेरा ख्याल है। वैसे आई फील वेरी वेरी सैड जेन्युइनली फॉर दोज पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बच्चों की शादियां अभी कर रहे होंगे, और साथ जहेज और सोना वगैरह करना होगा, बिकॉज ये कोई वक्त नहीं है सोना खरीदने का। वी कैन सी यू टुमारो।